नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग बैंकिंग वाला हिस्सा जो है वो वाला कवर करेंगे। बैंकिंग वाला जो टॉपिक है, अब ये जो टॉपिक है आपका ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजीविका वाले पोर्शन से भी। ये दोनों कॉमन है ना, ये जो टॉपिक है वो ग्रामीण विकास वाले, आप जब सिलेबस देखेंगे तो आप देखिएगा कि ग्रामीण विकास वाले में भी दिया हुआ है और आजीविका में भी दिया हुआ है। और मैं पिछले साल का, जब पिछले बार का पेपर देखेंगे आप, तो आजीविका वाले पोर्शन में, आजीविका का जो 30 नंबर का आता है उस वाले पोर्शन में लगातार 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। 2012 में भी आया हुआ है आजीविका वाले पोर्शन में, ग्रामीण विकास में भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है उसको हम लोग दोनों के हिसाब से लेते हुए चलेंगे। इसीलिए आप लोग थंबनेल में देखा होगा मैंने ग्रामीण विकास और आजीविका दोनों लिखा है। तो ये जो है ये टॉपिक आपका दोनों पोर्शन कवर करेगा, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और डिटेल में नोट्स बनाते हुए चलना है। इसको मैं अच्छे से डिटेल में कवर करूंगा ताकि आप लोग का दोनों का पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग ग्रामीण का ये ड्राफ्ट बताऊंगा आपको कितने टाइप के बैंक हैं पूरे भारत में, और ठीक है स्टेट में और ग्रामीण लेवल पे कितने कौन कौन से बैंक हैं, पूरा आपको ये ड्राफ्ट लेके आया हूं मैं एक साथ बना के, पूरा एक चार्ट के रूप में पूरा, ताकि आपको एक साथ एक जगह पे पूरी चीज़ें दिख जाएं पहले कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पार्ट वाला जो हिस्सा मैं पहले ये वीडियो में कवर करता हूं, आप लोग जानते हैं, तो वो पूरा ड्राफ्ट एक आपके सामने पूरा दिमाग में एक साथ चार्ट के फॉर्म में। देखिए कभी भी पढ़ते हैं ना तो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा करो। उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा नोट्स बनाते टाइम ये कोशिश करनी है कि कितने कम से कम जगह में आपको एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिख जाए। जो नोट्स कभी भी बनाते हो तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब आप बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कवर करोगे ना, तो उसमें जब आपको एक चार्ट के फॉर्म में चीज़ें दिखेंगी, याद करने में आसानी होगा। और जब आप क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन हॉल में बैठे रहेंगे पेपर हॉल में, तो आपको वो जब आंख बंद करेंगे तो वो ड्राफ्ट याद आएगा पूरा, जो एक साथ चार्ट बने। तो चार्ट के फॉर्म में पढ़ने और उसको याद रखने का कोशिश किया करो, उससे जल्दी क्वेश्चन बनेगा। और एक पेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आ गए तो वहाँ पर एक पेज आपका दिमाग में दिखेगा, तो वो चीज़ें याद आती जाएंगी। भूलने की जो स्टेबिलिटी, भूलने की जो कंसिस्टेंसी वो कम होती जाती है, जो प्रोबेबिलिटी है भूलने की वो कम होती जाती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सन को कैसे याद रखें करके, तो सन को भी याद रखने का क्या तरीका है। देखो, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती, आपको लग रहा है कि यहाँ मामला फंस सकता है, उसको अलग से नोट करके रखो और दीवार में अपने रूम में चिपका के रखो। जब भी सुबह उठते हो आप, तो सबसे जो माइंड रहता है सुबह का एकदम फ्रेश माइंड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले उठने से पहले आप एक बार वो दीवार में चिपका के रखो। जैसे कि मान लो जाए आपको सन याद नहीं होता है, दीवार में आप नोट डाउन करके रखे हुए हैं चिपका के, सबसे पहले उठो फ्रेश होके वो चीज़ देखो। आप पहले सबसे पहले वो चीज़ देखना है आपको, एकदम दिमाग में दिन भर। आप लोग ये देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि सुबह जो आप गाना सुनते हैं या सुबह आप कोई चीज़ आपके दिमाग में जब कान में पड़ता है तो वो दिन भर के लिए वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका सन को याद रखने का यही है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले उस दीवार में वो चीज़ें जो आप भूल जाते हैं, जिसको आप लिख के रखें, उसको देखिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रोज़ रोज़ ये चीज़ करना है, 3 4 5 दिन में पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो बोला था आपको कि मैं अपडेट करवाऊंगा करके, वो चीज़ें मैंने एक पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दी है, मतलब डाल दिया है उसमें। तो वो पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और इसको पॉइंट, अब वो पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है, उसको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखेंगे भाई आप लोग अलग अलग। जैसे मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक डाटा उससे आया हुआ है पिछले पेपर में। ठीक है, इसलिए मैं उसका जो अभी करंट का डाटा है उसको बता दिया हूँ, उसमें लिखा हुआ है। उसमें कोई दिक्कत होगा तो बताना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं कवर करवा दूंगा उसको, लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन है, जो डाटा है उसको सिर्फ आपको नोट करना है और याद करके रखना है। ठीक, तो जितना आप लोग पढ़ सकते हैं उसको पढ़िएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दिया हूँ। बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मैं आपको आज के वीडियो में इसका पूरा, ये देखो, ये जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज के वीडियो में, इसको सबको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके अलग अलग आपको पूरा मैं बताऊंगा, जिसका आप नोट्स बनाते जाना। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ, पूरी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ आपको। ये वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, इसी को हम लोग धीरे धीरे करके डिटेल में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आज के वीडियो में आपको पूरा बैंकिंग का जो सन है, कौन सा बैंक किन सन में गठन किया गया, ये पूछता है। देखो, ये सिविल सर्विसेज का पोर्शन है। देखो, इकोनॉमिक्स जो होता है ना, सिविल सर्विसेज में पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए वो लोग जो पढ़ते हैं, जब इकोनॉमिक्स का सेक्शन पढ़ते हैं, ये उसी का पोर्शन को ग्रामीण विकास में डाल दिया है। तो ये बेसिकली ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का आता है। ठीक, तो ये वहाँ जो पढ़े हैं, जो पीएससी की तैयारी की हैं, वो लोग इसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो ये वही टॉपिक है, पूरा वही चीज़ें पढ़ना है। लेकिन हम लोग को ग्रामीण विकास में जो बैंक है, ग्रामीण गाँव में जो बैंक रहता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मैं आपको बताते चलूँगा, उसके बाद इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। भारतीय बैंकिंग प्रणाली लिखा हुआ है यहाँ पर। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ये कंट्रोल होता है पूरा बैंकिंग सिस्टम।
ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। उसके में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक जिसको बैंकों का बैंक बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहले तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के अंदर पूरे बैंक आते हैं। पूरी बैंकिंग के सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है मैं बताऊंगा, CSR, CRR, SLR सब चीज़ें बताऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवरड्राफ्ट देखो आप, ड्राफ्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। बैंकों का बैंक कहलाता है, केंद्रीय बैंक कहलाता है, ठीक। इसके अंदर क्या क्या बैंक आते हैं, पहला आता है वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल बैंक। इसको इंग्लिश में भी लिख के रखेंगे जिनको दिक्कत होता है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। दूसरा होता है सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं इसको। तीसरा होता है क्षेत्रीय बैंक या रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं इसको। चौथा होता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, मतलब इसमें आप बैंकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या करता है, आपको फंड प्रोवाइड कराता है। पहले आप इसका प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम भरने के बाद आपको ये फंड प्रोवाइड कराता है, बताऊंगा इसके बारे में मैं आपको। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान बोलते हैं इसको, है ना। तो ये होता है, इतने टाइप की चीज़ें हैं। अब वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक। तो पहले चीज़ें ये समझिए, देखो वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, जिसपे आपका सेविंग अकाउंट रहता है, जिसमें हम लोग, जिस सेविंग अकाउंट में हम लोग पैसा जमा करवाते हैं। आप लोग कभी होगा तो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, और सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा जमा करते हैं उन चीज़ों से वो बैंक क्या करता है, ऋण देता है। होम लोन देता है, कार लोन देता है, और बहुत अलग अलग टाइप के लोन देता है वो। और लोन से जो इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है, वो उसका इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो आता है उससे उस बैंक को प्रॉफिट होता है, ठीक। तो हम लोग उस बैंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो बैंक हमको भी ऋण देता है, पब्लिक को ही ऋण देने के लिए रहता है, कमर्शियल सेक्टर पे भी ऋण देता है। तो वो जो होता है वो होता है कमर्शियल बैंक। सिंपल समझ गए, ऋण भी देता है वो। इस कमर्शियल बैंक के अंतर्गत दो बैंक आते हैं, एक होता है प्राइवेट बैंक, निजी बैंक जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको कहते हैं लोक क्षेत्रक बैंक, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक। प्राइवेट बैंक क्या क्या होता है, ICICI और एक्सिस बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ना। ये किसी कोई ओनर होता है इसका, प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं या फिर जो जिनके पास फाइनेंस अवेलेबल रहता है वो इसके ओनर होते हैं। मिस्टर संदीप बख्शी इसके ओनर हैं, एक बार और चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मुझे यहाँ तक याद आ रहा है वही है। एक्सिस बैंक ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसके बारे में भी अपन डिटेल पढ़ेंगे। भारत के निजी बैंक होते हैं। अब देखो ये निजी बैंक में भी दो टाइप के बैंक आते हैं, एक तो भारत का जो निजी बैंक है जिसका ओनर भारत का है, ठीक है, जिसका शेयर जो है वो कोई इंडियन है, कोई सिटीजन है, वो कोई बैंक ओपन किया, ठीक है, तो वो भारत के निजी बैंक कहलाएंगे। विदेशों से भी बैंक आके भारत में हैं, विदेशों के फॉरेन कंट्रीज के जो बैंक है वो भारत में है, वो विदेशी बैंक रहेंगे। तो दोनों टाइप के बैंक जो है वो बैंकिंग सिस्टम भारत में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखते हैं लोक क्षेत्रक बैंक, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं। ये राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी मैं सिर्फ ड्राफ्ट देखो एक तरीके का। SBI जैसे कि SBI है ना, और भी बैंक हैं, वो सब चीज़ें राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक किसको बोलते हैं, सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जो कृषि साख समितियों को ऋण देने का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो सहकारी बैंक होते हैं वो ऋण देने का काम करते हैं समितियों को, कृषि साख समितियों को, या ये इनके थ्रू क्या होता है, ऋण दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। ऋण लेने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा माना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक को, ठीक है। इसके बारे में भी अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो इसका 3 लेयर होता है, ठीक है। पहला राज्य के लेवल पे होता है, जिला के लेवल पे होता है, और गांव के लेवल पे होता है। तो राज्य के जो लेवल पे होता है उसको राज्य सरकारी बैंक बोलते हैं, जैसे कि अपेक्स बैंक देखे होंगे, वो वही बैंक है, ठीक है। तो राज्य के लेवल पे होता है उसको क्या बोलते हैं, राज्य सहकारी बैंक। जो जिला के लेवल पे इसका लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, जिला सहकारी, या इसी को केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। जिला के लेवल पे क्या बोलते हैं, जिला सहकारी, या फिर केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं जिला में। ग्राम के लेवल पे कृषि साख समिति होती है, वो इसी का हिस्सा रहता है, इसी के माध्यम से वो क्या करता है, लोन देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। अभी कितनी कृषि साख समिति है, 1333 है, ठीक है। उसको इकोनॉमिक सर्वे में देखना पड़ेगा एक बार, तो वो मैं आपको नोट करवाऊंगा इस सब चीज़ों को जब डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो 1333 के आसपास है कृषि साख समिति, ठीक। बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल। क्षेत्रीय बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्षेत्रीय बैंक के अंतर्गत। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये बैंकिंग नहीं है, ये
अदर बैंक्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी दो तरीके के बैंक आते हैं, विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक, और निवेश संस्थान मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग। तो विकास बैंक मतलब डेवलपमेंट बैंक के लिए ये लोग क्या करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं, मतलब डेवलपमेंट के लिए ऋण देने का काम करते हैं। नाबार्ड जैसे कि ऋण देता है, ठीक है, जैसे कि नाबार्ड ऋण देता है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड क्या देता है, लोन देता है, ऋण देता है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग है ना, उनको लोन देने का काम करता है सिडबी, ठीक। और ये आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको लोन देने का काम करता है आईडीबीआई। तो ये तीन बैंक जो होते हैं डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत आते हैं, और भी बैंक आते हैं, इतना ध्यान रखो पहले, ठीक। तो ये तीन बैंक डेवलपमेंट बैंक, मतलब किसी भी क्षेत्र के लिए एक हो गया रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देगा, एक हो गया जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण देगा, एक होगा जो इंडस्ट्रीज के लिए ऋण देगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं ये लोग, डेवलप करने का काम करते हैं, स्टेट को डेवलप करेंगे, कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, ऋण देंगे। ऋण जो लेगा वो क्या करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, तो इंडस्ट्री खोलेगा तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके का काम करते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट संस्थान, निवेश संस्थान, ये एलआईसी और यूटीआई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें क्या करना पड़ता है कि एक प्रीमियम चुकाना पड़ता है आपको पहले, जैसे कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे तो एक प्रीमियम चुकाएंगे, ठीक। और प्रीमियम चुकाने के बाद आपको जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी डेथ हो गई, या किसी भी तरीके का अलग टाइप का इंश्योरेंस होता है, तो उसमें आपको वो पैसा फिर एक साथ इकट्ठा होकर मिलता है। तो वो एलआईसी का काम वही है, अलग अलग टाइप का बीमा होता है इसमें। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम भी लगभग एक है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसका पूरा बना लेना पहले, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी पूरी, ये चीज़ें हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करके डिटेल में इसको पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है, जो बैंक है वो सबसे शुरू में अवध कमर्शियल बैंक डेवलप हुआ 1770 के आसपास, उसके बाद कौन सा बैंक आया, उसके बाद कौन सा बैंक आया, सबका डेट भी याद रखना है हम लोग को, जितना भी बैंक हुआ मैं बताऊंगा आपको अभी क्लास में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक, पूरा लिखना आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म इसका। भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सबको। बैंकों का बैंक या सर्वोच्च बैंक बोलते हैं इसको, ठीक है। बैंकों का बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैंक लोग को पूरा ऋण देने का काम, ये लोग जो है एक अपनी जो इनकम है, अपने एक जितना भी पैसा इन लोग के पास जमा है बैंक लोग के पास, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा क्या करते हैं, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो पूरा पॉलिसी बनाता है, ये पूरे बैंक को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाता है। इसी की पॉलिसी के आधार पर बैंक लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और बैंक अगर कहीं डूबने की स्थिति में आ जाए तो आरबीआई क्या करता है, उनके सपोर्ट के लिए उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि एक अपनी इनकम का, अपने पास जो सेविंग है, बैंक के पास जो पैसा है, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराते गए हैं। जैसे कि यहाँ पर करते हो आप लोग एलआईसी में अपना प्रीमियम जमा कर रहे हो ना, तो जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, उसी फंड से निकाल के पैसा देगा। उसी तरीके से आरबीआई है, आप एक प्रीमियम जो है सब बैंक जमा कराते रहते हैं, उससे उसके बनाए गए नियम कानून से रेगुलेट होते हैं, और वो एक जब डिपेंड करता है कि जब दिक्कत आता है बैंक तो उसको सपोर्ट करता है, और भी कभी कभी समय समय पर ऋण देते रहते हैं। बैंकों का बैंक या सर्वोच्च बैंक इसीलिए बोलते हैं, समझ गया होगा आप लोग। इसका मुख्यालय कहाँ है, 4 जगह है भाई, मुख्यालय याद रखना, मुंबई, कोलकाता। ये बहुत बार आ चुका है ना ये पेपर, अब ये एडीओ के पेपर में नहीं आया है, 2 पेपर 12 और 17 में, लेकिन ये पेपर डिफरेंट टाइप के दूसरे एग्जाम्स में, व्यापम और पीएससी के बहुत सारे पेपर में इसको पूछ चुका है। बैंकों का बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या होता है, सर्वोच्च बैंक कौन सा है, ये सब चीज़ें बहुत बार पूछ चुका है। तो इससे रिलेटेड सब चीज़ को ये एकदम याद करके रखना आप लोग। रिजर्व बैंक के बारे में बैंकिंग सिस्टम से पूछता ही है मैक्सिमम टाइम पे। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई 4 महानगर जो हैं वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1935, अच्छे से याद रखना इसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, है ना, इसको भी याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम आया था 1934 में, उस अधिनियम के तहत यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, अब 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। उसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। अब राष्ट्रीयकरण क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पेपर में अलग अलग पेपर में आ चुके हैं।
ज़रूरी ये भी है कि बाकी पेपर में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी आ सकता है आप लोग के पेपर में, तो पूरा देख के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखना, जो जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट डाल के रखा करो और उसको याद करके कोशिश किया करो याद करने का, ठीक है। इसका काम क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो मुद्रा जारी करता, जो पैसा जारी करता है, ठीक है, वो आरबीआई करता है। जो भी आपके पास पैसा है, करंट मनी जो है वो, ठीक है, वो पेपर के फॉर्म में जो मनी है आपके पास, वो सब जो जारी करने का काम करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है बताऊंगा मैं आप लोग को। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, करंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ाऊंगा। अभी उसको बताऊंगा तो पूरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग का। ये इकोनॉमिक जो पोर्शन है ना, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग वाला पोर्शन रहता है, तो सबको अगर अभी बताऊंगा आप लोग को तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले जो आपको काम का चीज़ अच्छे से जो आता है उसको पढ़ लो पहले, उसके बाद उन सब चीज़ों के बारे में भी बता दूंगा। एक आध क्वेश्चन अगर उससे भी आ गया तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। शुरू में उसको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। सरकार का बैंकर एवं राज्य सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। सरकार का बैंकर मतलब उसका भी बैंकों का बैंक है ना ये, और राज्य सरकार का भी बैंक है क्योंकि वहीं से उसको ऋण मिलना है। विदेशी मुद्रा का संचालन, फॉरेन करेंसी का भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, उसको भी संचालित करने का काम करता है। तो ये इसके काम है, इसके काम को भी पूछ चुका है, ठीक। निम्न में से कौन आरबीआई के काम नहीं है, इस तरीके का सवाल आता है इसमें। अब देख लेते हैं, सबसे पहले क्या देखे अपन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कहाँ पहुँच गए अपन? वाणिज्यिक बैंक। जो डिटेल में आपको बताऊंगा बोला हूँ, उन सब चीज़ों को अब धीरे धीरे करके मैं कवर करते जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो अब यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब ओनरशिप, ठीक। तो यहाँ पर आएगा प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, निजी क्षेत्रक और लोक क्षेत्रक, प्राइवेट सेक्टर का बैंक और गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक अब बता रहा हूँ आपके, यहाँ पे जो बताया था उसका डिटेल सुनो। अब सरकार की हिस्सेदारी इसमें 50% से कम होती है। 50%, इसका मतलब क्या हुआ? कोई ओनर होता है, ओनर का हिस्सेदारी ज़्यादा रहता है और सरकार का हिस्सेदारी इसमें कम रहता है। तो सरकार की हिस्सेदारी 50% से अगर कम है तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहलाएगा। इसका पंजीयन निजी व्यक्ति या संस्था के नाम पर होता है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का कोई व्यक्ति जो है, एमडी जो फाउंडर मेंबर है, वो एक प्राइवेट जो एक व्यक्ति है वो है, तो उस तरीके से इसका नाम जो होता है, पंजीयन जो होता है, निजी व्यक्ति या संस्था के नाम पर रहता है। अब आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और एक्सिस बैंक, ठीक। तो ये जो हो गया, ये दोनों बैंक, इस तरीके के और भी बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। लोक क्षेत्रक बैंक या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? जिसमें सरकारी हिस्सेदारी 50% से अधिक होता है। जो प्राइवेट व्यक्ति, तो वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है, उसमें भी हिस्सेदारी शेयर होल्डर रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर जो रहता है वो प्राइवेट शेयर से ज़्यादा रहता है, तो वो जो हो जाएगा वो उसमें आ जाएगा आपका गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के इसमें। इसका पंजीयन राष्ट्रपति के नाम पे होता है। भाई ध्यान रखना, इसका पंजीयन निजी व्यक्ति के नाम पे होता है, फाउंडर मेंबर इसका निजी व्यक्ति रहेगा और इसका राष्ट्रपति के नाम पे होता है। और एसबीआई जैसे कि है, तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा जो है वो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के अंतर्गत आता है, ठीक। तो हम लोग क्या कवर किए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक हम लोग कवर कर लिए हैं। अब जब हम लोग मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि पूरा जो है बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ भारत में और कौन से बैंक पहले आए, कौन से बैंक बाद में आए उसको, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। तो अब देखिए भारतीय बैंकों का विकास, भारत में बैंकों का विकास, मैं आपको पूरा जितना शुरू से लेके भारत में पहला बैंक कौन था उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भारत में बैंक बने वो सब को आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, वो भी सीक्वेंस वाइज। पहले कौन सा बैंक बना, उसके बाद कौन सा बैंक बना, उसके बाद कौन सा बैंक बना, कहाँ कहाँ पे राष्ट्रीयकरण हुआ, वो सब चीज़ें आपको एक साथ मैं आपको नोट्स बना के एक साथ फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करना। हमेशा के लिए आपको कोई भी एग्जाम देंगे, आपको बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें, मतलब कौन सा बैंक कब गठन हुआ, हमेशा पूछते रहते हैं, कभी कभी बीच बीच में एग्जाम में, सब एग्जाम के लिए काम आएगा आपको। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना बैंक बना है सबको बता दिया हूँ यहाँ पे मैं एक साथ सीक्वेंस वाइज जमा के, ठीक। तो इसको नोट कर लेना, आपका हमेशा काम आएगा ये। भारत में बैंकों का विकास, ठीक है। अब देखो पहला बैंक बना भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान सन 1770 में, ठीक है। सबसे पहला बैंक अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा कोलकाता में, अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा कोलकाता में निर्मित, कोलकाता में निर्माण किया गया था अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा। यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत का प्रथम बैंक, ये सबको याद रखना। कौन सा यूरोपीय भारत प्रणाली पर आधारित भारत का पहला बैंक था, स्वदेशी प्रणाली पर आधारित पहला बैंक कौन था, सबको बताते चलूंगा। देखो यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली मतलब यूरोप में जो बैंकिंग सिस्टम चलता था, अब इस समय कंट्री जो है वो स्वतंत्र तो हुआ नहीं था हमारा, तो यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली, यूरोप में जो बैंकिंग सिस्टम चलता था उस पर आधारित जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो सन 1770 में गठित हुआ था भारत में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसको।
दूसरा अवध कमर्शियल बैंक सन 1881 में इसके बाद बना। वो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था जिसमें पूंजी जो थी वो विदेशी थी, मतलब जो फाइनेंस था, उसका वित्त था, उसमें जो पैसा लगाया था वो विदेशियों ने लगाया था, लेकिन उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम, संचालन का काम कर रहा था, विजिलेंस का काम कौन करते थे? भारतीय लोग करते थे। तो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक बोलेगा तो अवध कमर्शियल बैंक सन 1881। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक 1894 में गठित हुआ। प्रथम स्वदेशी भारतीय बैंक, पूंजी स्वदेशी प्लस जो काम करने वाले भारतीय स्वदेशी, भारतीय भी यहीं के, और संचालन भी पूरा भारतीयों के द्वारा कर रहा था। तो पूर्ण रूप से प्रथम, भारत का प्रथम, देखो कई बार पूछता है, भारत का प्रथम पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक पंजाब नेशनल बैंक, कब? 1894 में। इसके प्रवर्तक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल को आप जानते होंगे, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे लाला हरदयाल जो थे, वो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। तो लाला हरदयाल को भी ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आएगा बैंक ऑफ बंगाल। देखो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, 3 महानगरों में गठित हुआ था ये, क्रमशः 1806, 1840 और 1843 में ये 3 बैंक गठित किए गए थे। लेकिन एक टाइम के बाद इन तीनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया? 1921 में इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। ये 3 बैंक पहले गठित हुए, उसके बाद 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया 1921 में। इसके बाद नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1 अप्रैल 1935 से, तो बता चुका हूं आप लोग को, लेकिन यहां पर इसलिए शामिल किया हूं कि पूरा सीक्वेंस में जमा रहा हूं, बीच में कुछ छूटे मत करके। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया और 1 जनवरी सन 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1948 में। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, ये इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 10वां ICICI बैंक है ना, ICICI बैंक का गठन 1955 में किया गया। तो 1955 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसी का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को SBI का गठन किया गया। ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके, राष्ट्रीयकरण क्यों करते मैं बताऊंगा अभी। 1955 में 1 जुलाई, ये डेट सहित पूछा है ना SBI का, 1 जुलाई 1955 में SBI का गठन किया गया। उसके बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI का गठन 1964 में किया गया। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में गठित हुई। उसके बाद GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का गठन क्या किया गया? 1972 में किया गया। ठीक, तो ये सब सीक्वेंस आप लोग को याद रखना है, डेट याद रखना है, रट के रखना है सीधा। RRB रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 में गांधी जयंती के दिन, 1975 में गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक का गठन किया गया। देखिए, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित कभी भी देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट, हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगा पेपर में, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट तब होगा जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से कि रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो गांव के विकास का जो सपना देखा था सबसे पहले, जो भारत जो है वो गांव में बसता है करके, वो गांधी जी ने देखा था। तो यहाँ से आप जब जो कोई भी चीज़ याद ना आए और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, वहाँ पर गांधी जी के ऑप्शन में रहेंगे ही, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ना है एक दूसरे को। ठीक, तो आप ऑप्शन में ऐसे भी नहीं भी पढ़े रहेंगे तो आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस रहता है गांधी जी आंसर रहने का। तो ये तरीके ध्यान रखना। देखो, रीजनल रूरल बैंक का जब गठन किया गया था तो भी वो 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। HDFC 1977, नाबार्ड 1982, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये जो था वो एक्सिम 1982, सेबी ये जो है सेबी का गठन 1988, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 और नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक इसका गठन 1988। तो मैं आपको 1770 से लेकर 1988 तक जितने बैंक का गठन हुआ है सबको बताया हूं, ठीक है। उसके बाद देखो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखो, राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है? इस समय तक क्या हो रहा था, इन लोगों, ये जो बैंक बन रहे थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक, तो मतलब गवर्नमेंट का शेयर इसमें कम था, तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट के शेयर को बढ़ा दिया गया। तो उसी के बाद क्या किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण करके SBI किया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI ही है। तो उसी तरीके से क्या किया गया? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे, राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज करने से बैंक को, और लोग उस पर ट्रस्ट करना चालू करते तो सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद उसी के थ्रू डेवलपमेंट होगा। जिसकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, ये दोनों को पूछ चुका है भाई। राष्ट्रीयकरण बैंकों का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
भारत में, तो 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था 19 जुलाई 1969 को, जिसकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। जिन जिन बैंकों की जिसमें 50-50 करोड़ रुपए जमा थे उसको किया गया था। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक जो बचे थे, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। लेकिन अगर आपको पूछे कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा था, तो वो आएगा 19 जुलाई 1969 वाला, जो कि पूछ चुका है पेपर में। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये 2 बार इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था धीरे धीरे करके। उसके बाद कुछ बैंकों को अभी वर्तमान में मर्ज भी किया गया है, वो सब चीज़ों को भी मैं आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा। बैंकिंग सिस्टम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, तो जितना बताया हूं उतने को अच्छे से नोट करते चलिए और फिर अच्छे से पढ़ते चलिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए कि जो जो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, उसको कमेंट करके जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उसका लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर इसके आगे के पार्ट को लेके। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।